हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं हम ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का ही टॉपिक है क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं घनीय इकाई सेल। घनी इकाई सेल, घनी इकाई सेल तीन प्रकार का होता है। ठीक, कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार है, देखिए, सरल घनीय इकाई सेल। ठीक, तो पहला प्रकार है सरल घनीय इकाई सेल। इसको हम बोलते हैं, जो पहले बोलते थे, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट्स सेल। साथ साथ में आपको इंग्लिश इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश वालों को सिर्फ इंग्लिश आती है, लेकिन हम हिंदी मीडियम वालों को हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। बेनिफिट होता है अपने मीडियम का। ठीक है, तो लिखेंगे क्या है कि सरल घनी इकाई सेल के प्रत्येक कोनों पर एक परमाणु उपस्थित होता है। ठीक, क्या लिखा है? सरल घनी इकाई सेल के प्रत्येक कोनों पर एक परमाणु उपस्थित होता है। ठीक, अब हम इकाई सेल साथ साथ में बनाते जाते हैं। ये हमने इकाई सेल बना लिया, ये रहा हमारा इकाई सेल। ठीक है, अरे इधर बना ले, हाँ चलिए ये बना लिया हमने इकाई सेल, यही तो इकाई सेल था। अभी क्या लिखा है? सरल घनी इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु उपस्थित होता है, यानी कि ये एक परमाणु, और परमाणु क्या था? अवयवी कण, यानी ये बात कर रहे हैं यहाँ की, ये रहा। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये रह गया 1 8। ठीक है, यही बात की इन्होंने क्या बोला? इन्हें बोला है कि सरल घनी इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु उपस्थित होता है, और ये रहा वो परमाणु। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक परमाणु 8 इकाई सेलों से साझा करता है। ठीक है, सरल घनी इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होता है। ठीक है, फिर लिखा प्रत्येक कोने पर जो परमाणु होता है, कोनों पर स्थित प्रत्येक परमाणु, जो कोनों पर स्थित प्रत्येक परमाणु है, ये एक परमाणु की अगर बात करें तो ये 8 परमाणु से साझा करता है। ठीक है, क्योंकि भाई 8 से मिलकर कोई चीज़ बनी ना। हम अगर मिल के कोई चीज़ का एक, मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए कि हमें कोई ये सामान बनाना है, ये हमने कोई चीज़ बनाई, इसको बनाने के लिए 4 लोग बने, तो इसमें सबका योगदान है ना, इन चारों का, खाली एक का तो योगदान है नहीं। तो ऐसे ही अगर ये हमारा यूनिट सेल बना है और उसके प्रत्येक कोने पर 8 परमाणु हैं, तो 8 का तो इसमें साझा है, 8 का तो इसमें योगदान है कि नहीं? तो वही चीज़ लिखी कि सरल घनी इकाई सेल के प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होता है। अब प्रत्येक कोने कितने हैं? कोने हैं हमारे 8, तो एक जो है वो 8 के साथ साझा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैंने, यानी कि एक है तो बाकी सबके साथ, ये जो है ये इसके साथ साझा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वही चीज़ लिखी है। ठीक, आगे देखें, क्या कह सकते हैं? अतः प्रत्येक परमाणु एक इकाई सेल को 1/8 भाग का योगदान करता है। ठीक, क्या लिखा है? अतः प्रत्येक परमाणु एक इकाई सेल को
1/8 भाग का योगदान देता है। भाई वही चीज़ हमने आपसे बताई थी क्या, कि अगर 8 लोगों ने कोई चीज़ मिलकर बनाई है तो एक इंसान का कितना पार्टिसिपेशन है, एक इंसान का कितना साझा है, एक इंसान ने कितना उसमें पार्टिसिपेट किया, तो 1/8 भाग किया ना, है ना भाई। एक एक करके 8 लोगों ने कोई चीज़ को बनाया, ठीक, 8 लोग उसी काम को कर रहे हैं, ये ले चीज़, तो एक इंसान उस काम को कितना कर रहा है, तो 1/8 आ गया। समझ में आ गया? ठीक, समझ में आ रहा है ना आपको? अतः इसको हम लोग शॉर्ट में SCC कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट भी चल रहा है SCC, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक, समझ में आ गया? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC कहते हैं। अतः SCC में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी होगी? अभी देखो कैसे निकालते हैं। टोटल आप देख रहे हो, ये मैंने रेड से बना दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने टोटल परमाणु हैं। टोटल कितने परमाणु हैं? 8, तो लिख दिए हमने 8, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? भाई कितने अवयवी कण हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, और इन कॉर्नर्स पे उपस्थित कितने परमाणु हैं, तो भाई कॉर्नर हमारे 8 है तो परमाणु हमारे 8 है, ठीक। अब पार्टिसिपेशन कितना है, एक का पार्टिसिपेशन कितना है, इसका खाली इसका कितना है, टोटल 8 है, और एक का कितना होगा 1/8, तो आ गया हमारा 1/8। इसको आप क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए, ठीक, तो कितना आया 1, यानी कि SCC में परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई, परमाणुओं की संख्या कितनी आई, 1, ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है, सरलता के लिए माना जाता है कि ये सभी अवयवी कण हैं, ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, तो हमने माना कि SCC की परमाणु संख्या कितनी है, टोटल कितने कॉर्नर थे, 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे कितने परमाणु उपस्थित है, 8, और एक का पार्टिसिपेशन कितना है, 1/8, तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो आ गया हमारी परमाणुओं की संख्या, यानी SCC में टोटल परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1। यहाँ से ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप इसको जब इस इमेज को दिमाग में बैठा लोगे तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सरल घनीय इकाई सेल में एक रिलेशन पूछा जाता है R और A के बीच में, यानी अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन R एंड A, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे परमाणु त्रिज्या R तथा कोर लंबाई A में संबंध। तो अब हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या R तथा कोर लंबाई A में संबंध। तो क्या होता है कि किसी क्रिस्टल को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो सरल घनीय इकाई सेल में दो क्रिस्टल के दोनों परमाणु क्या पढ़ेंगे कि किसी क्रिस्टल को स्थायित्व प्राप्त करने हेतु सरल घनीय इकाई सेल के किसी भी किनारे के दोनों सिरों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इस तरह देखिए, ये स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जैसे हमने ये बनाया, जैसे ये है स्थायित्व को प्राप्त, जिसका सेंटर पार्ट कहाँ सेंटर आएगा, ये इसका सेंटर ये इस तरह से है ना। तो किसी क्रिस्टल को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए सरल घनीय इकाई सेल में जो उसके जो परमाणु होते हैं, चाहे वो किसी भी सिरे से हों, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, है ना। ये होती है त्रिज्या R, इस कोने से यहाँ तक की त्रिज्या R, इस कोने से यहाँ तक की त्रिज्या R। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि F और G परमाणुओं के गोले एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अतः उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि F और G परमाणुओं के गोले की जो त्रिज्या है वो एक दूसरे के संबंध में आती है। अतः घन कोर की लंबाई A रिलेशन उसमें होता है H=2R, यानी हम कह सकते हैं कि घन कोर की लंबाई ये है ना, यानी हम कह सकते हैं कि घन कोर की लंबाई उसके परमाणु त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होती है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये है त्रिज्या।
यानी किसी एक कोने से परमाणु त्रिज्या गोले की जो गोला जहाँ से एक दूसरे को संपर्क में आ रहा है वहाँ से लेकर एक कोने के बीच की त्रिज्या को बोलते हैं आर। ठीक है, दूसरे गोले की त्रिज्या ये रही आर, यानी कि कोर लंबाई ए और त्रिज्या में क्या संबंध हो गया कि घन कोर की जो लंबाई यानी कि ए जो होता है उसके परमाणुओं की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होती है। ठीक, ये संबंध होता है। यहाँ पे एक टर्म और आता है, वो होता है संकुलन क्षमता। इसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है संकुलन क्षमता? संकुलन क्षमता एक टर्म और आता है, इसको बोलते हैं हम संकुलन क्षमता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पैकिंग इफ़िशियंसी। ठीक है, हमने बोला था कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं और हम हिंदी मीडियम वाले कम नहीं हैं, हमको हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। ठीक है, तो ये अभी रिलेशन अभी कंप्लीट हो गया है। हमने को पढ़ा था परमाणु त्रिज्या और उसके कोण लंबाई के बीच संबंध, और एक टर्म और है, फिर इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, वो है संकुलन क्षमता। तो क्या होती है संकुलन क्षमता? हो सकता है कि आपको इस पर शॉर्ट नोट मिले। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी वन मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो देखिए संकुलन क्षमता क्या होती है। संकुलन क्षमता किसी क्रिस्टल के कुल भाग का वह प्रतिशत जो अवयवी कणों द्वारा घिरा होता है। अवयवी कणों द्वारा घिरा होता है, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम संकुलन क्षमता। ठीक है, इसको यहीं का यहीं याद कर लेंगे। कैसे? देखिए, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई क्रिस्टल है और हम बोलते थे कि इस तरह से उसके अवयवी कण घिरे होते हैं, और ये भी किस तरह से होता है? ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, इस तरह से। ठीक है, हमें तो सामने से ये ऐसे दिखेगा ना, ये इस तरह से। तो किसी क्रिस्टल के कुल भाग यानी टोटल का वह प्रतिशत जो अवयवी कण, यही तो अवयवी कण थे जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते थे, अवयवी कण द्वारा घिरा होता है, क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक, समझ पा रहे हो? तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। संकुलन क्षमता बराबर हो गया इकाई सेल में अवयवी कणों का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन इंटू 100। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है संकुलन क्षमता पर। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं कि संकुलन क्षमता क्या होती है। संकुलन क्षमता होती है किसी क्रिस्टल का कुल भाग जो अवयवी कणों द्वारा घिरा होता है, उसको बोलते थे संकुलन क्षमता। ठीक है, देखिए तो संकुलन क्षमता बराबर क्या हो गया। दूसरा आपने देखा था कि हम लोगों ने निकाला था कि परमाणुओं की संख्या कितनी आ रही थी। एससीसी में परमाणु की संख्या हम लोग निकालते थे कि टोटल अवयवी कण 8 और पार्टिसिपेशन 8, और इसको कैलकुलेट करते थे तो आता था 1, और हम बोलते थे कि परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। किसमें? एससीसी में। और हम एससीसी में ही निकाल रहे हैं संकुलन क्षमता। तो इकाई सेल में अवयवी कणों का आयतन यानी इकाई सेलों में क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ लिख लेते हैं एक परमाणु का आयतन क्या हो जाता है? 4/3 πr³। ठीक, समझ में आ रहा है? ये तो पता ही होना चाहिए आपको। तो एससीसी की बात कर रहे थे हम। एससीसी में निकालते थे कि परमाणु 8 टोटल अवयवी कण होते हैं और पार्टिसिपेशन 1 का कितना होता है? 1/8। तो टोटल परमाणु हमारे 1 निकलते थे, है ना। तो एससीसी की बात हो रही है। तो इकाई सेल में अवयवी कणों का आयतन, तो अवयवी कण है क्या? तो एक परमाणु का आयतन कितना है? 4/3 πr³, और उसमें एक ही परमाणु होते हैं। तो इकाई सेल के में अवयवी कणों का कुल आयतन कितना हो गया? 4/3 πr³। ठीक, संकुलन क्षमता बराबर। ये सब बेकार पार्ट है, ये सब आपका रफ वर्क है, इसको हमने इधर लिख दिया है ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ठीक, ये संकुलन क्षमता बराबर निकाल रहे हैं। और इकाई सेल का कुल आयतन कितना है? दूसरा घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन, इकाई सेल का आयतन, तो घन का आयतन कितना होता है? घर का आयतन होता है a³। ठीक, और क्योंकि a बराबर क्या है? a बराबर है 2r³, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं
ये चीज़ समझ पा रहे हो क्या कि एक परमाणु का आयतन 4/3πr³ है और घन का आयतन होता कितना है। ये भाई पूछा क्या गया, पूछा गया इकाई सेल का आयतन। इकाई सेल बात किसकी हो रही है, हमारे घन की। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है AQ, है ना, ये आपको पता होगा, घन का आयतन AQ होता है। तो A बराबर क्या है, A बराबर है 2r। ठीक, तो हम 2r³ लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं AQ और AQ की जगह हम लिख सकते हैं 2r³ लिख सकते हैं। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 52.4%, यानी 52.4। तो अतः SCC में सरल घनी इकाई सेल में परमाणुओं द्वारा घिरा आयतन, परमाणु द्वारा घिरा आयतन को क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं ना। और संकुलन क्षमता निकालना है तो हमारी निकल है, यानी SCC में यानी सरल घनी इकाई सेल में परमाणु द्वारा घिरा हुआ आयतन कितना है, 52.4 होता है। या कह सकते हैं कि SCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है, SCC की संकुलन क्षमता होती है 52.4%। ठीक, समझ में आ गया। ये पहला था तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में करवाया है, समझ में आ गया आपको। फिर से देखोगे संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, इकाई सेल में अवयवी कणों का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन इंटू 100। ठीक, अभी आते हैं इकाई सेल के अवयवी कणों का आयतन। इकाई सेल के अवयवी कण होते क्या हैं, तो ये हमें पता है कि इकाई सेल में SCC में एक परमाणु प्रति इकाई सेल होता है, यानी परमाणुओं का आयतन कितना होता है, एक परमाणु का आयतन होता है 4/3πr³। ठीक, 4/3πr³ वैल्यू रख दी तो 52.4% होता है। तो हम बोल सकते हैं कि SCC यानी सरल घनी इकाई सेल में परमाणुओं द्वारा जो घिरा हुआ आयतन है वो 52.4% होता है, क्योंकि आपको पता है कि संकुलन क्षमता क्या होती है, किसी क्रिस्टल में परमाणु द्वारा जो घिरा हुआ आयतन है, यानी वो कितना आयतन घिरे हुए है, ये उसकी संकुलन क्षमता होती है। और इसमें हमने कैलकुलेट किया, किसकी बात हो रही है, सरल घनी इकाई सेल की। सरल घनी इकाई सेल में संकुलन क्षमता कितनी आई हमारी, 52.4। ठीक, समझ में आ गया। ये वैल्यू में भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जाए। ठीक, अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार क्या है हमारा, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित इकाई सेल। तो दूसरा प्रकार है हमारा, इसका नाम है काय केंद्रित या अंतः केंद्रित इकाई सेल। ठीक, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित इकाई सेल। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लिख लेते हैं BCC। अभी BCC का डायग्राम बनाते हैं, फिर सारी चीज़ें आपकी यहीं पे क्लियर हो जाएगी। ठीक, अभी हम यहाँ पे BCC का डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये हमारा BCC था। BCC का हमने आपको बताया कि नाम से पता लग रहा है, BCC का मतलब हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब ये यूनिट नहीं पढ़ रहे हम, क्यूबिक पढ़ रहे हैं तो क्यूबिक सेल बोल देंगे। चलिए, ये बना दिया हमने। ठीक, अभी जब हम BCC पढ़ते थे, जो हमारा सिंपलेस्ट था, तो हमें पता लगता था कि BCC के कॉर्नर्स में अवयवी कण होते थे। ठीक है, ठीक, तो हम पढ़ते थे कि अवयवी क्या पढ़ते थे BCC में कि इनके अवयवी कण के कोनों के अतिरिक्त इनके मध्य भाग में भी उपस्थित होते हैं। किसमें, काय सेंटर्ड में, काय केंद्रित में या बॉडी सेंटर्ड में। अब हमें पढ़ना है BCC में परमाणु संख्या, पहले हम निकाल लें। तो परमाणु संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या हमारे कॉर्नर्स कितने हैं, 8। तो 8 पे 8 अवयवी कण होते हैं, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक ये 7 और एक ये 8, है ना, 8 हो गए। एक का पार्टिसिपेशन कितना हुआ, जैसे हमने पीछे निकाला था कितना, 8, प्लस इसके साथ में इसमें क्या होता है कि अवयवी कण उनके कोनों के अतिरिक्त मध्य भाग में भी उपस्थित होते हैं, यानी एक अवयवी कण इसके सेंटर में है जो किसी से भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, किसी से भी साझा नहीं कर रहा है, जो मध्य भाग में है। ठीक, अब अवयवी कणों की संख्या निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितना आया 1, और ये कितना था 1, यानी कितना आ गया 2। यानी जैसे हमने पढ़ा था SCC में परमाणु संख्या 1 आ रही थी, ऐसे ही BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई, परमाणुओं की संख्या हो गई 2। अब इसमें हम पीछे पढ़ा था परमाणु त्रिज्या और कोण लंबाई में संबंध, तो हम इसमें पढ़ लेते हैं परमाणु त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या R व कोण लंबाई, यानी कि परमाणु त्रिज्या और कोण लंबाई A में संबंध। ठीक,
परमाणु त्रिज्या और कोण लंबाई में संबंध। तो r इक्वल टू a √3/4। ठीक, अब बात करते हैं इनके। तो इसमें क्या बनेगा, देखिए इसका इस तरह से आएगा, यही बना लेते हैं हम लोग साइड में। बात करते हैं इसके डायग्राम की, ये किस तरह से संबंध स्थापित हुआ, तो देखिएगा। यहाँ जो परमाणु त्रिज्या होती है इनके मध्य की, इसे रेड से शो करते हैं, ये होती है अंदर वाली 2r और ये वाली होती है r। ठीक है, इसको जब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा r इक्वल टू a √3/4। ठीक है, इसका कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा जैसे उसमें हमने दिखाया था परमाणु त्रिज्या, यानी कि जो परमाणु होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में जो जहाँ पे स्पर्श करते हैं, पीछे आपको डायग्राम याद है पीछे वाला है ना, उसकी तरह मैंने ये इसका डायग्राम ही बनाया है। अभी क्या, परमाणु त्रिज्या r और कोण लंबाई a में संबंध, तो आपने संबंध स्थापित किया। जब आप बहुत ज़्यादा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी r इक्वल टू a √3/4। अब हम इसमें निकालते हैं परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं का आयतन। ठीक, परमाणु का आयतन, तो आप पीछे पढ़ चुके हो परमाणु का आयतन कितना होता है। एक परमाणु का आयतन क्या आ रहा था पीछे, एक परमाणु का आयतन था 4/3πr³। क्योंकि हम बीसीसी पढ़ रहे हैं, बीसीसी में परमाणु कितने हैं हमारे, 2, तो 2 परमाणु का आयतन क्या हो जाएगा, 2 × 3 4/3πr³। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है सब कुछ। ठीक, तो घन का आयतन वैसे क्या होता है, घन का आयतन होता है a³। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं r इक्वल टू a √3/4। ठीक, परमाणु का आयतन कितना है, 4, एक परमाणु का आयतन 4/3πr³ होता है, 2 का कितना हो गया, 2 × 4/3πr³। अब बात करते हैं घन का आयतन, क्योंकि हमें पता है हमें आगे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है इसकी संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर क्या होता था, संकुलन क्षमता बराबर होता था इकाई सेल में अवयवी कणों का आयतन बटे कुल इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन इंटू 100, यही होता था ना। तो हमें इकाई सेल में अवयवी कणों का कुल आयतन निकालना है, तो हमने निकाल लिया। इकाई सेल में एक परमाणु का आयतन कितना था, 4/3πr³। और इसमें परमाणु है कितने, 2, तो हमने क्या निकाल लिया, ये। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4/3πr³ इंटू 2। ठीक, चलो ये हो गया। अभी नीचे क्या पूछा है, इकाई सेल कुल आयतन, तो घन का आयतन कितना होता है, a³। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या निकाला, रिलेशन r इक्वल टू a √3/4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे a³ इंटू 100। ठीक, अब हम a³ यहाँ पे जो हमारा a³ है, अब a³ की हम वैल्यू यहाँ रख दें, यहाँ से a³ निकाल लें अपना। ठीक, तो वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, देखो 2 × 4 × पाई इंटू a √3 × 4 का होल क्यूब अपॉन 3 × a³ इंटू 100% में, तो ये कितना आएगा, 68%। ठीक, तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी है, 68%, या बीसीसी में परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ कुल आयतन कितना है, 68%। ठीक, समझ पा रहे हो। अब हम पढ़ते हैं अपने तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा प्रकार जो है हमारा, वो है हमारा लास्ट फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या उसको बोलते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल। तीसरा प्रकार है हमारा फलक केंद्रित इकाई सेल, और इसको हम बोलते हैं, यही लिख लेते हैं, FCC, फलक केंद्रित इकाई सेल, और इसको बोलते हैं FCC। ठीक, बहुत आसान है, यहीं पे समझ लो फटाफट, सारा कुछ इसके नाम में लिखा है। नाम क्या है हमारा, FCC। तो पहले हम बनाएंगे, इस तरह से बना लिया हमने, देखिए
ठीक, निकालेंगे हम परमाणुओं की संख्या। ये आपको निकालना आना चाहिए और ये आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमने बेसिक लिया ना, सिंपल। तो सिंपल में क्या होता है आपको याद होगा, एफसीसी हम पढ़ चुके हैं। एफसीसी में होता है कि अवयवी कण इनके कोनों के अतिरिक्त इनके फलक पे भी होते हैं। ठीक, तो अवयवी कण इनके कोनों पे हैं। चलो कोनों वाले निकालो। कोनों वाले हम पढ़ते थे, कैसे निकालते थे, देखो कि पार्टिसिपेशन कितना है, टोटल अवयवी कण कितने हैं, टोटल कॉर्नर कितने हैं, टोटल कॉर्नर है 8। तो अवयवी कण कितने हो गए, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब इसमें हम जब निकालते थे अवयवी कणों की संख्या बीसी से, सबसे सिंपल में क्या करते थे, इसके कॉर्नर्स कितने हैं, इसके कॉर्नर है 8, तो 8 लिख लिया हमने। ठीक, अभी 8 कॉर्नर है तो अवयवी कण की संख्या कितनी हो गई, 8। पार्टिसिपेशन कितना है, 1 का, तो 1/8। ठीक, इसके साथ में अब आते हैं नाम पे। नाम इसका क्या है, फलक, यानी इसके फलक यानी फेस में भी होता है। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक इधर होगा और एक पीछे वाले में होगा, वो यहाँ होगा, है ना। इसी तरह से हम पढ़ते थे ऐसे ऐसे करके। अब इसके फलक हैं कितने, देखो 1 2 3 4, एक आगे वाला 5, एक पीछे वाला 6। और कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे देखो, जैसे मान लो कोई क्यूब है, जैसे मान लो आप ये मान के चलो ये क्यूब है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो इसके फलक कितने हैं, देखो 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 फलक हुए। ऐसे ही सेम अगर घन की बात करते हैं, यहाँ साफ साफ बना लेते हैं हम लोग, साफ साफ बना लेते हैं। देखो तो अगर आप ये पार्ट देखो तो एक फलक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक, अब ये तो सामने 3 दिख रहे हैं ना, अभी एक ये वाला भी तो है जो इस साइड से दिख रहा होगा, 4, एक पीछे से दिख रहा होगा 5 और एक नीचे से दिख रहा होगा 6। तो कितने फलक हो गए, 6। तो 6 फलक हैं, 6 में देखो फलक है ना, तो 6। और पार्टिसिपेशन कितना है भाई, ये जो इस तरह से है, ये वाला, इनका आपस में पार्टिसिपेशन होता है ना, इसका इससे होता है, इस वाले का इस वाले से होता है। तो कितने पार्टिसिपेशन हुआ, 1/2। ये हमारा आगे परमाणुओं की संख्या। ठीक, परमाणुओं की संख्या। अब अगर हमसे पूछा जाए परमाणुओं का आयतन, क्योंकि हमें पता है हमें आगे परमाणुओं के आयतन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, संकुलन क्षमता बराबर होता है इकाई सेल में अवयवी कणों का कुल आयतन, वही परमाणुओं का आयतन होता है। तो परमाणुओं का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। अब क्योंकि से परमाणुओं की संख्या कितनी आई है, परमाणु संख्या 4, तो परमाणु का आयतन क्या हो गया, 4 × 4/3 πr³। ठीक, क्लियर हो गया। अभी क्या एक चीज़ और पूछी जाती है, रिलेशन बिटवीन आर और ए। तो एफसीसी में आर और ए में क्या रिलेशन होता है, आर और ए में रिलेशन होता है A = A/2√2। अब हम संकुलन क्षमता बराबर निकालते हैं। संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, इकाई सेल में अवयवी कणों का कुल आयतन बटे इकाई सेल का आयतन। तो अवयवी कणों का कुल आयतन हमने निकाल लिया, कितना है, जो परमाणु का आयतन है। परमाणु का आयतन कितना है, 4 × 4/3 πr³। ठीक, अब बटे इकाई सेल का कुल आयतन। तो इकाई सेल का कुल आयतन कितना होगा, देखो इकाई सेल का कुल आयतन यानी घन का आयतन। ठीक, इकाई सेल का कुल आयतन बटे इकाई सेल का आयतन। तो इकाई सेल का कुल आयतन मतलब क्या हुआ, मतलब घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है A³। ठीक, अब यहाँ से फिर हम A निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू हम वहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाए, A³ × 100%। समझ पा रहे हो, संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, इकाई सेल में अवयवी कणों का कुल आयतन बटे इकाई सेल का आयतन × 100। ठीक, अब संकुलन क्षमता में इकाई सेल में अवयवी कणों का कुल आयतन यानी कि परमाणुओं का आयतन 4/3 πr³ होता है। और क्योंकि परमाणु संख्या 4 निकली है तो इकाई सेल में अवयवी कणों का कुल आयतन कितना हो गया, 4 × 4/3 πr³। तो 4 × 4/3 πr³ हमने लिख दिया। और बटे परमाणु इकाई सेल का आयतन, तो इकाई सेल क्या है, यानी कि घन का आयतन। तो घन बराबर घन का आयतन क्या होता है, A³। ठीक, तो आप जब इसको वैल्यू रखोगे तो आएगा 4 × 4 × पाई इंटू ब्रैकेट में A/2√2 का होल क्यूब अपॉन 3 × A³। ठीक है, इंटू 100। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 74%। यानी संकुलन क्षमता कितनी आ गई, संकुलन क्षमता आ गई 74%। किसकी, एफसीसी की। यानी हम कह सकते हैं कि एफसीसी में यानी कि फलक केंद्रित में
अवयवी कणों द्वारा घिरा हुआ आयतन कुल आयतन का 74% होता है। ठीक, क्लियर हो गया। क्या कह सकते हैं हम? कह सकते हैं, ये देखिए, हम कह सकते हैं कि फलक केंद्रित में अवयवी कणों द्वारा घिरा हुआ आयतन होता है वो कुल आयतन का कितना होता है? 74% होता है। या FCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 74%। सबसे ज़्यादा इसी की होती है, सबसे कम किसकी होती है? SCC की, फिर होती है BCC की, और सबसे ज़्यादा होती है 74 FCC की। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।